इकोनॉमिक्स की बात आती है और देश की अर्थव्यवस्था सही चलती रहेगी तो लोग पैसे कमाते रहेंगे, तो खर्च करते रहेंगे तो एनजीओ से जीते रहेंगे। और शायद हमारा जो 2047 का जो सपना विकसित भारत हमारी इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो है ना फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में जो है ना हमारे जो उनकी प्रेसिडेंट इंडिया भी आई थी और हम लोग भी गए थे वहाँ पर, प्रेसिडेंट ने हमको होस्ट किया था। अच्छा मेंबर्स मेंबर बनना है तो बस member बन सकते ओनली लिमिटेड मेंबर्स हैं, जो कंपनीज हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जिनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं, वो वहाँ की कंट्री के प्रेसिडेंट को फ़ोन कर लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट एसएमएस, उनके लिए हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनके लिए चाहिए एक हाथ पकड़ना। मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट वाला काम होगा, जो एक्सपोर्ट करना चाहता है अपने एक्सपोर्ट भी है, इम्पोर्ट भी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज़्यादा सपोर्ट करता है। हाँ भाई बिल्कुल। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि नमीबिया कंट्री हो गई, वहाँ पर जो है ना हम एक डेलीगेशन लेके गए थे। एग्जीबिशन लगाते हो, एग्जीबिशन वर्कर जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा वैसा कमा के आए, बिल्कुल कमा रहे हैं। कितना 1.5 लाख उससे 2 लाख पर मंथ की सैलरी है लेबर की। कि ये इजराइल इज टेकिंग पीपल, वहाँ पे उनको थोड़ी सी हिब्रू सिखा दी हम लोगों ने, थोड़ा सा वहाँ पे ट्रेन कर दिया। देखिए इंडिया में नेतागिरी और पॉलिटिकल जो है ना एक रेवेन्यू मॉडल है, इंडिया के लिए रेवेन्यू मॉडल है। चाहे उनको पता हो ना हो कि भाई कौन बोल रहा है स्पीच में, चाहे बोल रहे हैं या बोल रहे हैं या कौन बोल रहा है। डॉक्टर आसिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। कैसे हैं सर आप? बट बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। अभी पॉडकास्ट करता हूँ, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और आज का टॉपिक तो एक इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी और इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात आती है जी और देश की अर्थव्यवस्था सही चलती रहेगी तो लोग पैसे कमाते रहेंगे, पैसे कमा ले रहेंगे तो खर्च करते रहेंगे तो एनजीओ से जीते रहेंगे। जी जी और शायद हमारा जो 2047 का जो सपना जैसे बोला जाता है कि भाई कि हम एक डेवलप्ड कंट्री में आ जाएंगे, विकसित भारत था। विकसित भारत बन जाएंगे, तो जितना ज्यादा अर्थव्यवस्था पे कंट्रीब्यूट एक फाउंडर करता है, जी जी मेरे ख्याल से कोई नहीं करता। जी जी करेक्ट? बिल्कुल सर। तो आप इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जी प्रेसिडेंट है, जी जी थोड़ा सी बताएंगे सर ये मतलब ये इंडियन इकोनॉमिक्स ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जी। इंडिया को कैसे सपोर्ट कर रही है? देखिए इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी कंट्रीज़ को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़, हम्म। है ना। देखिए कंट्रीज़ में जो है ना 2 कैटेगरीज़ होती है, डेवलपिंग और डेवलप्ड, हम्म। है ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ तो ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं, करेक्ट। है ना। हर आदमी उसी की तरफ जाता है जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है। राइट। हम उन पे फोकस करें जो डेवलपिंग है। और ऐसी कंट्रीज़ हैं जो छोटी कंट्रीज़ हैं जिसको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जिसके साथ हिंदुस्तान का बड़ा रिस्पेक्ट है और जिसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के लिए। और ऐसी कंट्रीज़ है डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनके मतलब अपनी-अपनी जो है उनकी बैंडविड्थ कम है, मतलब पॉपुलेशंस कम है, उनकी गवर्नमेंट्स के जो ना स्ट्रक्चर्स भी कम हैं, तो उनका रीच आउट होना बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए, करेक्ट। है ना। तो इंडियन लोगों के लिए तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं जिनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ हो, जहाँ पे गैप है, और इंडियन लोगों के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, कंपनीज के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो। तो इनको हम गैप का जो है ना फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक हम ही ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के गैप को फिल कर रहे हैं। और जहाँ पे इस कंट्रीज़ का जो है ना काफ़ी सारा बहुत अच्छा काम हुआ है। और जब से हमने रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, इंडिया की जो बिजनेसेस हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके और आगे जा चुके हैं। करेक्ट। और हमारा जो विकसित भारत जो आप बता रहे हैं बहुत सही है, तो उसके डायरेक्शन में ही हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी सरकार काम कर रही है, उनका जो विज़न है, उनका जो मिशन है कि भई जो है ना प्राइवेट सेक्टर को जो है ना बढ़ाया जाए, बढ़ावा दिया जाए, तो हम लोग उस तरफ से काम कर रहे हैं, जहाँ पे सारा प्राइवेट सेक्टर को हम प्रमोट करवा रहे हैं। अच्छा, अभी डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन सी है अच्छी, मतलब अभी जैसे 4-5 अगर कंट्रीज का नाम ले डेवलपिंग कंट्रीज जिसके साथ में इंडिया को अच्छा बिजनेस करना चाहिए? देखिए, हम ऐसी कंट्रीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नमीबिया, नमीबिया एक ऐसी कंट्री है, साउथ अफ्रीका में है। और साउथ अफ्रीका के बिल्कुल बगल में, बहुत कम लोग जानते हैं उसको। और जब से हमने रिलेशनशिप स्टार्ट किया इसके साथ 8 साल पहले, तो अभी हमारे कम से कम 20 डेलीगेशन जा चुके हैं। हम्म। और नमीबिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो है ना मतलब हमारी इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो है ना फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। और उसके बाद में जो है ना हमारे जो उनकी प्रेसिडेंट इंडिया भी आई थी और हम लोग भी गए थे वहाँ पर, प्रेसिडेंट ने हमको होस्ट किया था। और प्रेसिडेंट ने हम लोगों को जो है ना सारा इंडियन डेलीगेशन को वेलकम किया है। और बहुत सारी कंपनीज़ को भी हम लोगों ने वहाँ पे सेटअप करवाना शुरू किया है। एक तो नामीबिया हो गई और नमीबिया इज़ वन कंट्री इन साउथ अफ्रीका, दूसरी वो कंट्री हो गई मलावी हो गई है। मलावी इज़ अगेन इन साउथ अफ्रीकन डिवीज़न। और तीसरी कंट्री हो गई सिएरा लियोन, अफ्रीका में हो गई है। और अगर आप इस तरफ आसियान की तरफ आएँगे तो ब्रुनेई बहुत अच्छी कंट्री है। अभी हम लोग ने उसके साथ काफ़ी डीप एंगेजमेंट किया। फिर उसके बाद हो गया आर्मेनिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया। तो इस तरह की छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, जहाँ पे हम लोग
ओपन कर रहे हैं। तो जितने भी फाउंडर्स है, देखो सर, ये फाउंडर्स, इनकी जर्नी में बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं, इंस्पायरिंग फाउंडर्स देखते हैं, सब बिजनेसमैन ही हैं जी, जो जी। मतलब या तो बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं या बहुत अच्छे स्केल पे पहुंच गए। तो इन लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं, मतलब क्या आज जैसे मैं एक फाउंडर हूँ, तो आप कैसे हेल्प करेंगे अदर कंट्रीज में एक्सपोज करने के लिए? जी, देखिए अभी आप कोई भी प्रोडक्ट है, हर आदमी जो है ना अपने प्रोडक्ट को चाहता है कि अपग्रेड करे, उसकी जो है ना उसकी रीच बढ़ाए, है ना? ब फॉरेन मार्केट में उसका अपना एक प्रेज़ेंस हो और जहाँ भी जैसे लोकल भी है अपना प्रोडक्ट कोई भी आदमी, कोई भी प्रोडक्ट को चाहता है कि भई उसकी सेल बढ़े, उसकी मार्केटिंग बढ़े और उस प्रोडक्ट को वाइड आउटरीच किया जाए। करेक्ट। तो बाहर में हम ये करते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग बाहर पे उनको प्लेसमेंट करवाते हैं। उनको जो है ना प्लेसमेंट करवाते हैं, उनके लिए लोकल पार्टनर ढूँढ देते हैं, उनका कोलैबोरेशन करवा देते हैं और उनके लिए जिस तरह से एक जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन होना वो करवा देते हैं। वहाँ का जो लीगल वो है वो करवाते हैं, उनके एमओयूज़ वगैरह कराना है वो करवाते हैं। तो सारा कुछ स्ट्रक्चर करके हम छोड़ देते हैं और इसमें हम फीस चार्ज नहीं करते। मतलब फीस जो भी है सिर्फ़ मेंबर्स होते हैं, वो मेंबरशिप फीस भरते हैं। हर साल हमारे मेंबर्स होते हैं, वो जो लॉयल मेंबर्स, उनको हम सपोर्ट करते रहते हैं। उनके बिज़नेस में हम सपोर्ट सिस्टम है बस, है ना? ये नहीं कि भई आपको ये काम करवा दिया, आपको हमें ये दीजिए, हमने आपका वो काम करा दिया, उसका दीजिए, वो नहीं रहता है ना? जो भी उनका बिज़नेस है, जो भी टेक्निकली दे आर एक्सपर्टीज़ वो अपना काम करेंगे और हम लोग सिर्फ़ ये करते हैं कि उनके लिए डोर्स ओपन करते हैं। अच्छा, मेंबर्स के जी, लिए ये बस मतलब ओनली फॉर मतलब लिमिटेड क्या एक मेंबर बनना है तो बस मेंबर बन सकते ओनली लिमिटेड मेंबर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, जिनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। अब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं, वो वहाँ के कंट्री के प्रेसिडेंट को फ़ोन कर लेंगे और चले जाएँगे। लेकिन व्हाट अबाउट एसएमईज़ उनके लिए हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। उनके लिए चाहिए एक हाथ पकड़ना और इन लोगों को लेना और ये सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया में, ये हमारी बैकबोन है इकोनॉमी के। और ये लोग आसान भी इसलिए है क्योंकि इनके कोई एनुअल मीटिंग नहीं होती है, एक अप्रूवल होगा सीएफओ का, फिर सीईओ का, फिर ये सेबी का, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका ये है कि भई हमने डिसाइड कर लिया आज, कल हम टिकट बना रहे हैं, परसों हमारे साथ आ रहे हो। करेक्ट। और वहाँ पे आए हैं, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी है फाइनल करेंगे और अपना डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पे भी हम जब जाते हैं तो हम हर बार इंडियन एम्बेसी वहाँ की जो है हमारी इंडियन मिशन होता है और यहाँ पे उनकी जो एम्बेसी होती है, तो इन दोनों के साथ हम काम करते हैं। हम लोग इनको बायपास करके किसी भी प्राइवेट उसमें हम नहीं जाते क्योंकि प्राइवेट उसमें क्या क्रेडिबिलिटी इश्यू आता है। हम लोग जो भी करते हैं डायरेक्टली विद द फॉरेन मिशन ऑफ दैट कंट्री इन दिस कंट्री और हमारी इंडियन मिशन देयर। तो यही 2 लोग हैं जो टॉप लेवल पे अपने आप को वो करते हैं और जो पॉलिसी मेकिंग है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोग फीडबैक देते हैं मिनिस्ट्री को। करेक्ट। वेरी वेरी हर बार जब आते हैं हम लोग फीडबैक देते हैं और बताते हैं कि भाई उस कंट्री में क्या गैप्स हैं, क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इसको लेती है और अपने हिसाब से जब पॉलिसी मेकिंग करते हैं, उसमें इसको ऐड कर देती है। मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट वाला काम हो गया, जो एक्सपोर्ट करना चाहता है अपने एक्सपोर्ट भी है, इम्पोर्ट भी है क्योंकि वहाँ एक्सपोर्ट से भी जो लोग हैं, वहाँ से जो इधर आते हैं ना, उनको भी हम इधर इन्वाइट करते हैं। वो एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट को ज़्यादा सपोर्ट करता है। हाँ, भाई बिल्कुल। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है बेसिकली रिलेशनशिप बिल्डिंग। देखिए सबसे पहले तो रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए, उसके बाद एक्सपोर्ट भी होगा, फिर इम्पोर्ट भी होगा। कोई एग्जांपल दो ना सर आप बढ़िया सी कि जिसमें मतलब किसी आपने एसएमई के साथ में काम किया हो जी। और उसको आपने ग्लोबल पोजीशन दिलवाई हो। जी, देखिए एग्जांपल फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए जैसे कि नामीबिया कंट्री हो गई, वहाँ पर जो है ना हम एक डेलीगेशन लेके गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जिनके किसी के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बेच रहे हैं कोयम्बतूर से, कोई चॉकलेट्स मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी चॉकलेट की फैक्ट्री बनाई है और कोई अपना दो इसका बना रहे थे आपका क्या कहते हैं फार्मा कंपनी है, तो इन सबको हम लेके गए थे, पूरा डेलीगेशन था। करेक्ट। तो वहाँ पर हमने क्या किया, जो चॉकलेट वाली कंपनी थी, इनको हमने वहाँ पे किसी तरह मिला दिया, जिन्होंने अपनी जगह वहाँ पे उन्होंने इनको दे दी कि भई हम अपनी जगह यूज़ करेंगे, करेक्ट। मार्केट हम करेंगे, आप अपने चॉकलेट इधर रखो। तो इनके लिए ये होगा कि भई इनका जो है ना वहाँ पे कैपेक्स कम हो गया, है ना? इनको कैपेक्स की ज़रूरत नहीं है, ना इनको दुकान लेने की ज़रूरत है, ना रेंट करने की ज़रूरत है ना? तो वो उनसे हो गया, इन्होंने सिर्फ़ अपना स्टॉक रखा। अब ये जो काम कर रहे हैं, हर 3 महीने में इन्वेंटरी लेते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और ये अपना स्टॉक उधर बेचते रहते हैं। है ना? तो एक ईज़ी काम हो गया। अच्छा दूसरा फिर फ़ार्मा हो गया, फ़ार्मा के लिए भी यही हमने किया कि भई वहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, उनको एक हॉस्पिटल हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ पकड़ करके हमने एक हॉस्पिटल के साथ टाई अप करवा दिया। तो ये जो अपना भी जितना भी काम करना है सप्लाई करना है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दे आर डूइंग इट थ्रू द हेल्थ मिनिस्ट्री, है ना? व्हिच करेक्ट। कैन बी गिवन टू देयर पीपल, ठीक है ना? तो उस तरह से हो रहा है। अभी हम लोग क्यूबा गए थे, क्यूबा में लास्ट ईयर हम लोग 32 कंपनियों को लेके गए थे, सारी फार्मा कंपनीज़ और क्यूबा में इतना कोऑपरेशन है हेल्थ केयर में और आपके फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हो रहा है और दे आर वेरी मच एडवांस्ड इन हेल्थ केयर। तो उनके साथ हम लोगों ने 32 कंपनियों को ले जा करके हमने वहाँ पे मिलाया था। तो ये अब काम कर रहे हैं वहाँ पर और सप्लाई ऑफ मेडिसिन, सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स, ये सारा कुछ कोलैबोरेशन चल रहा है। तो जैसे आप बता 30 टू 35 डेलीगेट्स को लेके गए वहाँ पे ऑल फार्मा कंपनीज़। और फार्मा कंपनीज में लगेगा। सो कैसे काम करता है, मतलब वो लोग, मतलब जैसे बहुत सारी कंपनीज होगी तो आपस में कोऑर्डिनेट करना है इन लोगों आपस में कोऑर्डिनेट करना है, यहाँ से हम क्या करते हैं ले जाने के बाद उससे पहले हम वहाँ पे फिट कर देते हैं को? उनको। वहाँ पे जो मेन बायोक्यूबा फार्मा करके वहाँ पे मेन फार्मा कंपनी का वो एक वो है एग्जीबिशन लगाते हो? एग्जीबिशन नॉर्मली कम लगाते हैं हम लोग, डायरेक्ट करवाते हैं कस्टमर के साथ, डायरेक्ट करवाते हैं।
तो वहाँ पे जो फार्मा का हेड है, जो पूरी हेड कंपनी है, यहाँ पे फार्मेक्सिल करके इंडिया में है, जो फार्मेक्सिल इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 20,000 कंपनीज इन इंडिया, स्मॉल एंड मीडियम लार्ज। तो उनकी तरफ से जो है वहाँ पे, तो उनके इसमें जा करके यहाँ से उनको लिंक करवा दिया और फिर वहाँ से फैक्ट्री विजिट्स करवाते हैं ताकि वो अपना स्टडी कर लें, वहाँ पे गैप स्टडी कर लें। फिर परमिशंस क्या क्या है, आपको हेल्थ केयर में काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो सारी परमिशंस को हम लोग करवाते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश, वो सब करवा दिया। फिर उसको अटेस्ट करवा दिया मिनिस्ट्री से, फिर उसको कॉमर्स मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवाया। ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना पेपर वर्क होता है, वो सारा हमारा जो एक डिवीजन है वो सारा कुछ काम कर लेता है, जो प्रोटोकॉल डिवीजन रहता है। और है आपके ना? साथ लोग जुड़ते कैसे हैं सर? मतलब जैसे मैं तो आपको आज खोजा, आपको जी, जी। इतने मुश्किल से मिले आप। आपके साथ जुड़ते कैसे हैं लोग? मतलब बस सर 15 साल से हम हैं इसमें, तो हमारा प्रेज़ेंस ऑलरेडी है और बहुत सारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, हम लोग फ़िक्की के साथ काम करते हैं। और उस कंट्रीज़ में जो इंडियन एम्बेसीज़ है वहाँ पे हमने दे रखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी नीड आती है जब उनके पास जाते हैं कोई, कि भई हमें ये चीज़ में हेल्प चाहिए, तो एम्बेसी क्या करती है, रेफ़र करती है, भई यू कॉन्टैक्ट देम, दे विल हेल्प यू। है ना? तो वहाँ पे कभी विज़िटर्स आ जाते हैं, जैसे ज़िम्बाब्वे कंट्री है, जभी भी वहाँ से कोई भी इंक्वायरी आती है तो हमारे पास जो है ना डायरेक्ट भेजते हैं वो, गवर्नमेंट इधर एम्बेसी से भेजते हैं। और यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है ये ज़िम्बाब्वे में कि भई हमें ये प्रॉब्लम है, हमने किसी को माल भेजा, पेमेंट नहीं आई है, आप इसको हेल्प करिए, तो हम लोग वो भी करवा देते हैं। हमारा एक डिवीज़न है जो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। यहाँ से वहाँ पेमेंट में नहीं आई है, वहाँ से यहाँ नहीं आई है, तो हम लोग फ़ॉलो अप करवाते हैं एंड डायरेक्टली थ्रू द एम्बेसीज़। और आर्बिट्रेशन किसी को करवाना होगा, कोई इश्यू आ गया है, तो सारा कुछ हम करवा देते हैं। अच्छा, आज के टाइम पे कौन-सा मतलब ऐसा की सेक्टर्स है इंडिया, जो इंडिया को एकदम फास्ट ग्रोथ दिला सकते हैं, जो इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? कोई किसी भी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, जी। तो उसकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी होगी। करेक्ट, इफ आई एम नॉट बिल्कुल, रॉन्ग। जी, जी, जी। उसमें देखिए हमारा क्या है, जैसे कि ओडीओपी जो हमारी कंट्री में है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हाँ। है ना? हर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया अभी स्टेट में एक-एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया है और उस डिस्ट्रिक्ट को जो है ना एक प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि वहाँ की स्पेशलिटी है वो। जैसे हमारे कर्नाटक में चन्नपटना हो गया, वहाँ से टॉयज़ बनते हैं, चंगपट है ना? अच्छा, वो ओडीओपी, हाँ, लकड़ी के टॉयज़ होते हैं। लकड़ी के टॉयज़ बनते हैं उनके, तो उनकी स्पेशलिटी है वो, उनकी स्किल है। तो राजस्थान में है, चंदेरी करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, उनकी साड़ियाँ बनती हैं। चंदेरी साड़ी। तो इस तरह से हमने क्या किया, जैसे कि चंदेरी साड़ियों का हम लोगों ने एक फैशन शो करवा दिया था इन बेल्जियम, बहुत है वहाँ पे, ठीक है ना? वहाँ की जो मॉडल्स है उन्होंने पहनी और उन्होंने जो है ना एग्ज़िबिट किया। फिर ग्रीस में हमने करवाया था एक शो, उसमें भी हम लोगों ने इनकी साड़ियाँ वहाँ भिजवा दी। तो उसमें क्या होता है कि उनको पता तो चले भई क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है, तो हम उनको बताते भई चंदेरी क्या है, हुँ। वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, उसको बनाता कौन है, किस तरह बनाता है, तो लोगों को ना एक इमोशन होता है उसके साथ। ये नहीं कि सिर्फ़ कपड़ा नहीं है, भई इस कपड़े के पीछे क्या-क्या काम होता है। स्टोरी टेलिंग हो। स्टोरी टेलिंग हो गई ना प्रोडक्ट के पीछे, तो वो जो है ना ज़रूरी है, क्योंकि भई हमारी चीज़ है, हम वी आर स्पेशल इन सो मेनी थिंग्स। हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स है ना? जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर गुड्स है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ पर, है ना? इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि देखिए आज तक अभी तक जो है ना, जैसे लैटिन अमेरिका में चावल जो जा रहा था म्यांमार से वियतनाम से जा रहा था। पिछले साल 2 लाख मेट्रिक टन इंडिया से गया चावल, 2 लाख मेट्रिक टन वर्थ 100 मिलियन यूरोस, ठीक है ना? और ये हमारी गवर्नमेंट ने क्रेडिट लाइन दिया था क्यूबा को, उसमें जो है ना 2 लाख मेट्रिक टन चावल गया था और वो ब्रोकन राइस था, है ना? फर्स्ट टाइम ब्रोकन राइस इन्होंने यहाँ से भेजा। और तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिया। क्रेडिट दिया, जी, जी, 100 मिलियन यूरो, है ना? ऑलमोस्ट आज की डेट से आप देखो तो 850 करोड़ का कुछ था वो, है ना? 2 मिलियन था, उसके लिए हम लोगों ने गुंटूर और विजयवाड़ा में कोई कंपनी थी जहाँ पे उन्होंने जो ब्रोकन राइस किया, तो उनको हम लोगों ने लिंक करवा दिया, तो उन्होंने पूरा जो है ना सप्लाई किया उनको। तो ये तो आप में से ये तो बहुत बड़ा-बड़ा गेम हो गया ना सर, मतलब बिल्कुल, वो देखिए चीज़ पता नहीं ना, अभी उनको क्या, अभी चाइना ने उधर ऑक्यूपाई किया था, वियतनाम ने किया था, क्योंकि उनकी अपनी जो है ना ऐसी टीम है जो जाके काम करती है। हमारे में क्या होता है ना, ये ऐसी कोई ब्रिज नहीं थी उनके लिए जाने के लिए, ठीक है ना? ब्रिज नहीं थी, कोई ब्रिज नहीं है, कोई मतलब एक सिस्टम नहीं है, कोई एक एवेन्यू नहीं है, सो वी आर द एवेन्यू, है ना? तो वी आर द एवेन्यू फॉर दैट ऑल दिस मार्केटिंग के लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, भई उनके लिए मार्केट चाहिए, लेके जाओ उधर रखो तो पता चले उधर, है ना? जो 10 की है वहाँ पे 100 रुपए की होती है। और अभी चावल वहाँ पे जब जाने के बाद जो है ना नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हाईटी हो गया, आपका अर्जेंटीना हो गया, आपका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो गया, सूरीनाम, गयाना, यहाँ सब जो है ना कह रहे हैं कि यार ये तो चावल अच्छा है। अभी तक हम लोग यहाँ से चाइना, वियतनाम से ले रहे थे, अब ये चावल तो अच्छा है, ब्रोकन राइस अच्छा है हमारे, एंड कॉस्ट भी इसकी चीप है। तो उसमें क्या हो गया, अभी डिमांड आ गई, अभी हमारे पास काफ़ी इंक्वायरी आ रही है और हम लोग उनको डाइवर्ट कर रहे हैं उधर। आइडेंटिफाई कैसे करते हो सर आप लोग कि मतलब कि यहाँ से डिमांड एक जनरेट हो रही है और मेरे को इधर से देखिए, सप्लाई कुछ कर। ऐसी चीज़ें हैं कि वो पता भी नहीं कि वहाँ पे डिमांड है। जैसे कि चावल आप ले लो, वो सिर्फ़ वहाँ से मँगा रहे थे, हाँ। है ना? हमने क्या कहा, भई हम दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्रेडिट लाइन पे दिया। तो हमने कहा भई चलो एक अच्छा एवेन्यू है कि लोगों को पता चले क्या है वहाँ पर, तो ब्रोकन राइस चला गया वहाँ पर। क्योंकि देखिए आप ग्रांड दे रहे हैं, एक क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बासमती वगैरह नहीं भेजें क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ब्रोकन राइस किया और वो लोगों का भी रिक्वायरमेंट वही था। तो ये ब्रोकन राइस जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे डिमांड है। अब तो डिमांड ज़्यादा हो गई है और क्योंकि अब नेबरिंग में भी चला गया। हुँ। क्योंकि लैटिन अमेरिका की नेबरिंग कंट्री छोटी-छोटी जितनी भी हैं, वहाँ पे अभी हम लोगों ने खोल दिया इसको। तो वहाँ पे अभी एवेन्यू खोल के अभी जा रहे हैं। तो उस तरह से जो है ना बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी जो होगी नहीं, बट उसको हम लोग क्रिएट करवाते हैं, है ना? ताकि उनको पता चले पहले कि यार ये हमारे पास है।
वाह, अभी आप इजराइल के दौरे पे गए थे तब आप कर्नाटक के सीएम को भी लेके गए। हाँ, कर्नाटक के सीएम जी थे जब हमारे कुमारस्वामी जी थे। तो इज़राइल में देखिए हमारा क्या है, इंडिया और इज़राइल का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और आईटी सेक्टर में हो गया, डिफेंस में तो है ही हमारा, वो तो जी2जी होता ही है। और बाकी एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन सिस्टम्स हो गए, उनकी जो पानी के जो यूसेज ऑफ वाटर है, मिनिमाइजिंग यूसेज ऑफ वाटर, पानी बहुत कम कैसे यूज़ करके आप एग्रीकल्चर को अच्छा कर सकते हैं। तो इस मामले में जो है ना, हरियाणा ने बहुत अच्छा इसका फ़ायदा उठाया है। इज़राइल के साथ हरियाणा ने बहुत अच्छा किया है। कैसे उठाया फायदा हरियाणा? मतलब उन्होंने जो ना, स्टेट ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, और वहाँ से उन्होंने स्पॉन्सर करके फार्मरों को भेजा, जाके आप सीखो, जाके आप देखो, है ना? हरियाणा ने भेजा हरियाणा ने भेजा, फार्मर्स को भेजा? इज़राइल भेजा। कितने फार्मर्स को भेजा? वो तो बैच में जाते रहते हैं, अभी भी जाते रहते हैं, मतलब हर बार कौन सी 50-100। सरकार में जाते हैं ये अभी? हरियाणा। आप पार्टी की सरकार में जाते नहीं, 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 अभी हरियाणा की जो हैं? सरकार है, मतलब पिछले 10 साल से समझो इन्होंने स्ट्रेंथन किया है। और जितने भी जहाँ पे बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर अच्छा किया, बिकॉज़ इज़राइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन जो हुआ, पैलेस्टीन में वॉर हुई, बहुत सारा रिकंस्ट्रक्शन का काम था, तो इज़राइल ने यूपी से लोगों को बुलवाया। ऑलमोस्ट 3000 लोग जो है ना यूपी से गए हैं और जा रहे हैं। यूपी से ही जा रहे हैं। फार्मर्स, नहीं, फार्मर्स नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन वर्कर जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इज़राइल। इज़राइल में, क्योंकि वहाँ पे वो क्या हुआ, बॉर्डर अभी वॉर की वजह से जो पैलेस्टीनियन लोग आके काम कर रहे थे, उनका उन्होंने स्टॉप कर दिया एंट्री, बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज़। तो वो जगह खाली थी और काम बहुत पड़ा हुआ। तो इंडिया से जो है ना लोग जाने लगे, तो उसमें इज़राइल से यूपी से लोग जाने लगे। तो एक जो यूपी में तो आई थिंक योगी जी है। योगी जी, हाँ, तो तो योगी बिल्कुल, जी के राज में मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ हाँ, बिल्कुल। वर्कर जा रहे हैं, वहाँ पैसा वैसा कमा के आएंगे। बिल्कुल कमा रहे हैं, कितना 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ की सैलरी है लेबर की। पहली बार कोई बोल रहा है सर पॉडकास्ट में, बता रहा हूँ अरे, इंटरनेट में ये चीज आप देखिए ना, अब सब कुछ है, आप इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए। इज़राइल इज़ टेकिंग पीपल, और उनको क्या है, थोड़ा-सा अपग्रेड करना है अभी हम लोगों को। ये है कि भाई ठीक है, लोग यहाँ से बेसिक उसमें जाते हैं, वहाँ पे उनको थोड़ी-सी हिब्रू सिखा दी हम लोगों ने, थोड़ा-सा वहाँ पे ट्रेन कर दिया, और उसमें क्या होगा, थोड़ा आदमी और थोड़ा सीख जाता है, उनको पता पहले ही चल गया अभी क्या-क्या कल्चर है। जैसे कि इज़राइल का कल्चर क्या है, भई आपको फ्राइडे की शाम से लेके सैटरडे की शाम तक पूरा इज़राइल बंद हो जाता है, ड्यू टू सबत। अच्छा। सबत नाम की एक चीज़ होती है जो वो बिलीव करते हैं, है ना? कि भई गॉड क्रिएटेड 6 डे, 7th डे ही रेस्टेड। तो फ्राइडे इवनिंग शाम के 6 बजे से सैटरडे शाम को 6 बजे तक थोड़ा आपका इज़राइल बंद है। ये कॉन्सेप्ट वापस बताओगे सर, 6 डेज 1 डे वाला? ये जो क्या मतलब बोलते बिलीव करते हैं ना, मतलब एज़ पर द उनका जो होली बुक है तोरा, हाँ उसमें लिखा है कि गॉड वर्क्स फॉर 6 डेज़, 7th डे ही रेस्टेड, 7 डेज़ में। हाँ। तो 7th डे ही रेस्टेड का वो बिलीव करते हैं। तो 7 डे 7th डे पूरा उनका रेस्ट होता है। रेस्ट मतलब इतना रेस्ट होता है कि आप अंगार भी नहीं जला सकते। आप चूल्हा भी नहीं जलाएँगे, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी आप यूज़ नहीं कर सकते। उनका कॉन्सेप्ट ये है। इज़राइल में। इज़राइल में, हाँ, फ्राइडे शाम को शुरू होता है, सैटरडे शाम की सनसेट तक। वाह। आपको गाड़ियाँ नहीं चल सकती, आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आप कोई ट्रेन भी नहीं चलेगी, आपको मतलब कुछ नहीं रहेगा, इसके एम्बुलेंस और समथिंग इमरजेंसी के लिए, जैसे एक लॉकडाउन होता है ना, उस तरह होता है। और वो सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन है, रिलीजियस लॉकडाउन सेल्फ इम्पोज्ड है। सारे लोग, बात है सर, तो गजब चीज है। आप देखिए शाम को क्या करते हैं लोग, फ्राइडे की शाम को पहले ये अपना खाना भी जो है ना, बाहर से लेते हैं। बेकरी अलग होती है, उनके फूड अलग होता है, सबत फूड अलग होता है, क्योंकि घर में चूल्हा नहीं जला सकते आप। तो बेकरीज वगैरह वो ऐसा आइटम बेचते हैं जो आप शाम से लेकर के नेक्स्ट डे शाम तक उसी को खाएँगे। आप गरम नहीं करेंगे उसको। गरम ही नहीं कर सकते ना। इतना लॉकडाउन। बिल्कुल नो फायर टू बी यूज़, आप अंगार नहीं जला सकते, क्योंकि अंगार इज़ आल्सो एनर्जी, तो आप अंगार को यूज़ नहीं कर सकते। तो जो सबत का फूड होता है, जो उस दिन का, वो लेके आते हैं शाम को, वो शाम से लेके नेक्स्ट डे शाम तक उसी को खाते हैं, उसी को रखते हैं, फिर अपना प्रेयर वेयर करते हैं, और उसी तरह चलता है काम। और कोई मूव नहीं करता, कोई किसी के घर नहीं जाएगा, कोई किसी के घर नहीं आएगा, बिकॉज़ मूवमेंट के लिए फिर गाड़ी चलानी पड़ेगी, जाना तो पैदल जा सकते हैं आप, है ना? तो उस तरह से उन्होंने अपने आप को एक वो किया है, और डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। तो इस तरह की कल्चरल चीज़ें हैं, है ना? आपको पता चलने की, तो जब आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको पता चले वहाँ का कल्चर क्या है। बहुत सारी कल्चर्स इस तरह की बिलीफ्स होती हैं, जो हम लोग उसको ब्रीफिंग करते हैं पहले ही। ये तो बढ़िया कल्चर लगा, आपने पूरी दुनिया घूमी सर। एक और कोई कोई कल्चर आपको जो बहुत अच्छा लगा हो, देखिए जो अभी, इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए? हाँ, अडॉप्ट करना चाहिए, क्या है, देखिए डिसिप्लिन होता है हर अपना-अपना कंट्री का। हाँ। अब जैसे कि आप इसमें देखिए, आप जैसे मिडल ईस्ट में जाते हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट में जब आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे दोपहर तक ही काम होता है ना? सवेरे से 7 बजे से शुरू होता है और दोपहर को 2 बजे तक ही होता है, जैसे सऊदी अरेबिया में हो गया, 2 बजे तक होता है, उसके बाद आपका काम कुछ नहीं होता है ना? बेसिक जो काम होता है वो सवेरे 7 बजे ऑफ़िस चालू हो जाती है। आप देखो इंडिया में, आप 7 बजे आओ, 24 घंटे ऑफ़िस चालू कर रहे तो हम। बताओ, आप 7 बजे चालू कर दीजिए इंडिया में ऑफ़िस, फिर देखिए काम कैसे होता है। 7 ओ क्लॉक टू दोपहर तक, क्योंकि वहाँ पे सन ज़्यादा है ना, तो इसलिए वो ना पहले से ही उनका जो कल्चरल बैकड्रॉप है, उसके हिसाब से उन लोगों ने अपनी वर्क प्रैक्टिसेज़ बनाई है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेज़ हैं, जब लोगों को पता चल जाता है। अब जैसे कि स्वीडन हो गया, स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे 5:30-6 बजे डिनर हो जाता है आपका। खत्म। डिनर खत्म, 6 बजे डिनर खत्म हो गया। नहीं तो इंडिया का भी तो कल्चर था एक टाइम कल्चर पे, था एक टाइम पे, हाँ, 6 बिफोर सनसेट करना है करके। हाँ। लेकिन लोग फॉलो करते नहीं हैं। आज भी आप देखो, फॉलो करो, आप देखिए आपकी हेल्थ कितनी बढ़िया हो जाएगी, है ना? 6 बजे से पहले आप खा लो, फिर सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। सदियों कहावत से तो, चली आ रही है। हाँ, बिल्कुल सदियों से चली आ रही है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, एज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड, इस तरह की चीज़ें हमको ना सीखने को मिलती हैं।
सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है सर इंडिया से आपके आपके हिसाब से? गूगल का डेटा तो एक अलग बोलता है, पर आपने तो देखा है ये एक्सपोर्ट। देखिए अलग अलग कंट्रीज जैसे कभी यूएस हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे आईटी का बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आईटी इकोनॉमी ज़्यादा है उधर पे। और हमारी जो जितने लोग हैं आईटी के प्रोफेशनल्स, स्पेशली आप साउथ से देखो, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ से तमिलनाडु, यहाँ से सब जो है ना काफ़ी सारा आईटी क्राउड जाता है। आपको नॉर्थ से भी थोड़ा जाता है बट साउथ से बहुत ज़्यादा जाता है। जितने भी H1B वीज़ास है यूएस में भी आज की डेट में, जो ट्रम्प जी ने निकाला है, तारीफ निकाला है, सब निकाला, तो H1B वाले ही हैं क्योंकि इनके पास स्किल है और ये लोग हेजिटेट नहीं करते काम करने के लिए। ठीक है ना, आप इनको जितना भी काम दो काम करेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि भाई काम करेंगे एज ए एम्प्लॉय H1B में, इनको अभी डेवलपमेंट में नहीं आए लोग, तो ये थोड़ा सा गैप है जिनको आपको, ये क्रिएटिविटी एस्पेक्ट है, इनको थोड़ा सीखना है क्योंकि प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद ही चलेगा। तो हमारे लोग चलने के स्टेज में आ रहे हैं, क्रिएट करने के स्टेज में नहीं आ रहे। तो ये क्रिएटिव स्टेज में अगर एक बार आ गए ना तो बहुत अच्छा हो जाए। उसमें देखिए एक कंपनी इन्फोसिस जो सक्सेसफुल हुई है बिकॉज इन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है विच इज कॉल्ड फिनाकल। तो दैट फिनाकल सॉफ्टवेयर जो है ना वो पूरे बैंक्स में, पूरे वर्ल्ड के बैंक्स में यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, जो अमेरिकन बैंक है हर जगह वहाँ पे यूज होता है, यूके की बैंकों में यूज हो रहा है, फ्रांस की बैंकों में। तो इसलिए आज की डेट में इन्फोसिस थोड़ा आगे है, बहुत इसलिए आगे, आगे। इसलिए आगे कि इन्होंने क्रिएट किया है। तो देखिए एक तो क्रिएट करने वाला है, एक तो चलाने वाला है। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट रन करते हैं, सॉफ्टवेयर रन करते हैं आप, लेकिन बनाने वाला कौन है ना, माइक्रोसॉफ्ट है। आप उसको बना नहीं सकते, आप क्रिएट नहीं कर सकते, जो बनाया उसको चला रहे आप, है ना। तो जो बनाने वाला है वो कमाएगा, वो है ना, क्रिएटर है वो। क्रिएटर है वो कमाएगा ना, जो भी क्रिएटर है वो कमाएगा। तो ये क्रिएट कर देते हैं, डेवलपर्स अलग होते हैं और यूजर्स अलग होते हैं। ये सब यार यूजर कम्युनिटी डेवलपमेंट में अभी हमारा ज़्यादा नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ा सा हमको इंप्रूव होना चाहिए। उसमें यही है कि भाई थोड़ा सा R&D में हमारा बजट कम है इंडिया का, ड्यू टू अवर इकोनॉमिक रीजंस। तो R&D में बजट है नहीं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं होता है। तो लोग इसलिए वहाँ जाते हैं कि वहाँ पे R&D होता है, तो R&D का वहाँ का बजट यूज़ करके वो सारा सीखते हैं और फिर जो है वहाँ की कंपनीज को हेल्प करके आज देखिए 25 सीईओ हैं अमेरिका में, इज बिकॉज ऑफ दिस, है ना। दे हैव बीन एबल टू यूज देयर R&D फैसिलिटीज, R&D का उनका जो बजट है यूज़ करके दे लोग ने बनाया हुआ। बिल्कुल इसी तरह से हमको जो है ना थोड़ा क्रिएटिव एस्पेक्ट में और अगर थोड़ा अच्छा एनकरेजमेंट मिलेगा तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक बात पढ़ रहा था सर, छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म आपका, बट एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। चाइना क्यों आगे बढ़ गया एकदम से? मतलब चाइना के प्रोडक्ट हमारे घर घर में कैसे पहुंच गए? मतलब जैसे ये भी एक प्लास्टिक का तो चाइना का कैसे, ये पेन भी तो चाइना का कैसे? सो उनकी जो R&D टीम है वो पूरे देश विदेश में घूम के जी जो एकदम लोअर, जो मिडिल लोअर क्लास पीपल, एकदम जो जी जी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जी, उनके पास जाते हैं, वो देखते हैं वो क्या करते हैं। सही बात है। वो कुछ भी, जैसे मान लो एक छोटा सी जैसे लोग माला जपते हैं, जी जी जी, तो उन्होंने काउंटर बना दिया। राइट, तो काउंटर, हाँ बिल्कुल उन्होंने ये सोचा कि मतलब वो R&D करते हैं कि चीज को कैसे मैं सुविधा में बदल दूं, बिल्कुल छोटी सी चीज, बिल्कुल, एक फिर वो मिनट, क्या हाँ, पूरा समाज में घुस जाएगी। मतलब यस क्यों यस यस, मेजोरिटी लोग जो यूज कर रहे हैं, जी जैसे वो फैन वाला हो गया, कोई जी, पक्की करते थे यस, तो उन्होंने फैन बना दिया, तो बिल्कुल पंखी चलने लग गई। बिल्कुल। तो तो एक बार क्रिएट जो नीड होती है ना, तो वो ही क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है, कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, है ना। जैसे कि जापानीज में एक टेक्नोलॉजी डिस्काउंट पोकायोके, पोकायोके कहते हैं उसको। पोकायोके ये चीज़ है कि जापानीज जब इन्वेंट कुछ करते हैं, वो ये समझते हैं कि आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं, उसके लिए वो ऑलरेडी रेमेडी बनाते हैं। तो उसका एग्जांपल ये है कि जैसे सिंक हो गया, सिंक में आपका एक होल हो गया सिंक के पीछे, ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं पोकायोके। मतलब उनको लगा कि क्या पता कभी कभार ये खुला छोड़ दे और पानी भर जाए, तो बाहर नहीं आना चाहिए, तो उसी होल में से वापस जाना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजीज होती हैं जो इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह की क्रिएटिविटी होती है कि आगे सोचे हुए क्या मिस्टेक कर सकता है आदमी, तो उसके लिए अभी से आप रेमेडी बनाओ, है ना। आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए पहले ही सोच के आप रेमेडी बना दो। तो इसको अगर आप क्रिएटिव एस्पेक्ट पे देखें तो बहुत सारा एक वो हो सकता है। मतलब जितने भी जो लोग कॉलेज पास आउट हो रहे हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, एक न्यूज हो रही थी कि भैया कि लोगों के पास फंडिंग का सोर्स नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, सो इससे लोग अपना बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रहे। ये बट 70% इंडियंस, जो भी बच्चे निकल रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जी बट अभी ट्रेड सेक्टर में उनको एक्सीलरेट करना है, जिनके पास ना तो नेटवर्क है जी ना पैसा है, तो कैसे एक थोड़ा गाइड कर दोगे सर, कैसे वो इस सेक्टर में आ पाएंगे? जी, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी के साथ हम नॉलेज पार्टनर बने हुए हैं। नॉलेज पार्टनर मीन्स वी ओनली गाइड द स्टूडेंट्स कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। वो फ्री एनरोल कर सकते हैं, हमारे पास स्टूडेंट इंटर्न्स हैं बहुत सारे, बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज के साथ हम लोग इनको अटैच करवा देते हैं कि जो है ना वहाँ से सीखे काम, सीखें और अपना जो भी है ना एक बेसिक उनको एक इनकम भी आ जाए। तो इंटर्न्स में क्या होता है कि एक आपको एवेन्यू मिल गया सीखने का, और सीखने के बाद उस पर्टिकुलर फोकस डायरेक्शन में कैसे जाएँ। दूसरा ये है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दिलवा देते हैं, है ना, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स दिलाते हैं, जो कंट्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे उस कंट्री का स्टडी करनी हो, उस कंट्री का माइनिंग सेक्टर स्टडी करना हो, उस कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर स्टडी करना हो, तो कंट्रीज़ के जो है ना बजट्स होते हैं, तो उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को दिलवा देते हैं ताकि एक बिगिनिंग हो जाए उनको, करेक्ट। है ना। और बहुत बार स्टूडेंट्स हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और हम लोग स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स करवा देते हैं। जैसे कि 20 स्टूडेंट यहाँ से वहाँ पे गए और फिर वहाँ से 20 स्टूडेंट यहाँ पे आ गए,
है तो ना? आज तो अपन को ऑनलाइन देख रहे हैं, लोग अपने पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो जी। फिर उनके लिए क्या गाइडेंस, मतलब कैसे थोड़ा-सी स्टेप बाय 1 2 3 बस स्टेप ऐसे इसमें बस हमारे सर्च कर ले इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, उसमें वेबसाइट है हमारा, हमारी सारी लिंक्स हैं, सोशल मीडिया में है, ट्विटर, लिंक्डइन हर जगह है ही, वी कैन फाइंड देम एनीवेयर। तो वो हमें कॉन्टैक्ट करें और हमें ये करें, हमारे पोर्टल पे स्टूडेंट्स के लिए एक वो है, लिंक है, दे कैन जॉइन एंड दे कैन टेक इट फॉरवर्ड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं। बैंगलोर में बहुत सारी बड़ी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, उसमें हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। उसमें हम लोग थिंक टैंक की तरह कंट्री प्रेजेंटेशन करते हैं और किस तरह इंडिया की रिलेशन उस कंट्री के साथ है और कैसे स्ट्रेंथन हो सकती है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये एक डायरेक्शन होता है ना, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, करेक्ट, है ना? तो हम बता देते हैं कि भाई देखो पास्ट है ये है, प्रेजेंट ऐसे चल रहा है, फ्यूचर ऐसे हो सकता है। करेक्ट। तो ये दोनों स्टडी करने के बाद जो है फ्यूचर के तरफ जा सकते हैं। 15 साल की जो जो जर्नी है आपकी यही है, इसमें सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या रही सर, मतलब जो अपन ट्रेड करते हैं, जी, जी। क्या बिगेस्ट लर्निंग रही जो आप आज शेयर करना चाहोगे? देखिए लर्निंग सबसे पहले ये है कि आगे आपको काम करना है तो सबसे पहले उन लोगों के कल्चर को समझो, उनके कल्चर को अडॉप्ट करो आप। अगर आप उनकी तरह करने लगे तो आप उनकी तरह सोचने भी लग जाएँगे, है ना? जैसे कोई कंट्री पे आप जा रहे हैं, आप थोड़ा उनके साथ उनका खाना खाओ, है ना? तो आप जैसे वो सोच रहे हैं ना, आप उस तरह सोचने लग जाएँगे, है ना? फिर अगर आप बोलोगे कि मैं अपनी तरह सोचूँगा, आप अपनी सोचोगे तो नहीं होगा, थोड़ा-सा आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कोरिया जाएँगे, आप थोड़ा उनके साथ बैठ के कोरियन खाना खाइए, चाइनीज़ के साथ जा रहे हैं, चाइनीज़ के साथ चाइनीज़ खाना खाइए। जब आप खाना खाने लग जाएँगे तो आप सोचने लग जाएँगे कि भई वो कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि वो खाने के बाद वो कुछ सोचते हैं, तो आप भी उस तरह सोचने लग जाएँगे, तो आपको थोड़ा रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना? ये हमने सीखा बहुत एक लर्निंग है हमारे लिए। और हम जभी भी जाते हैं, जैसे डिफरेंस देखिए, चाइनीज़ डेलीगेशंस जाती हैं, इंडियन डेलीगेशन जाते हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है। चाइनीज़ डेलीगेशन जब जाते हैं तो इनको खाने की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि अपने नूडल लेके आते हैं साथ में और जहाँ भी मिला गर्म पानी ले लिया, नूडल डुबा दिया और अपना खा लिया। अच्छा, हमारे लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे? उनको गरम मसाला चाहिए, उनको मिर्ची चाहिए, उनको पेपर चाहिए, मतलब अपना एक इंडियन का खाने का कल्चर है, तो वो थोड़ा-सा उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उन्हें खाना मिलेगा नहीं, फिर 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन कहेंगे यार भागना है हमको। अच्छा ऐसे, हाँ, खाने के लिए भागना है? क्योंकि बॉडी, अब हमारा सिस्टम ऐसा है ना, क्या कर सकते हैं? अभी हमारा हाँ, हमारा कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है और हमारा फूड इतना स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो एक हमारा कल्चर है ये, यू कैन नॉट लीव द कल्चर। तो हम क्या कहते हैं, बहुत एंटरप्रेन्योर्स को हम कहते हैं यार आप कल्चर की इसी में आप एक्सपैंड करो, फूड के इसमें आप एक्सपैंड करो। बहुत सारे लोगों ने गुजरात से कंपनी से जो फूड रेडीमेड बनाने लगे हैं, तो आपको जो फूड पैकेट्स मिलते हैं वो आप लेके जाइए, साथ में गर्म पानी में डाल दीजिए और आप अपना खाइए, है ना? वो 1.5 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। तो इस कंपनीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला कि गैप क्या है। सबसे पहले डेलीगेट्स की एक गैप हम फिल करें, तो हम बता दें यार आप ये सब ले लो, आप चलो साथ में। भी हम कोरिया गए थे डेलीगेशन में, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों को खाने की, तो हम लोग एक पर्टिकुलर कंपनी सारा लेके आई थी, वो रेडीमेड पूरा पूरा रेडीमेड लेके आए, अपना सब बैठ करके अपना होटल में खा रहे हैं, अपना डुबा के गर्म पानी में डुबा दिया, निकाल दिया और अपना खा लिया। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारा कल्चर ऑलरेडी है, हमारी इकोनॉमी में है ये कल्चर। हमारे कल्चरली वी आर वेरी रिच इकोनॉमी। जैसे आप रिलीजियस इकोनॉमी देख लीजिए, हमारा तिरुपति देख लीजिए, ये टेम्पल्स देख लीजिए, कितना बिज़नेस होता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितना सर्कुलेशन होता है। साईं बाबा टेम्पल, आपका वाराणसी देख लीजिए, राम टेम्पल देख लीजिए, अजमेर दरगाह देख लीजिए, चर्चेस देख लीजिए, बहुत बड़ी इकोनॉमी है ये। अगर इसी इकोनॉमी को हमने स्ट्रक्चर कर दिया ना, तो दैट विल बिकम अ सेल्फ इनकम जनरेटिंग रिसोर्स फॉर इंडिया। तो आप सर जैसे सीएम को भी डेलीगेट्स डेलीगेट्स ऐसे ले जाते हो, देखिए अभी चंद्रबाबू नायडू के साथ भी आप जी। वाले हो, तो इतने बड़े लोगों को आप अप्रोच कैसे करते हो? क्या ये नेटवर्क है या आपको मेंटरशिप ऑलरेडी थी या फिर आपका एक ऐसा यूनियन बन गया है जिससे इजी एक्सेस हो जाता है? देखिए, हर स्टेट जो है ना चाहता है कि भई वो आगे बिज़नेस करे, और हर स्टेट में जो है ना एक इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है, जो उनका काम ही ये है कि एक्सपैंड करना। उनका अच्छा। काम ही है कि भई हम कैसे बिज़नेस को बढ़ाएँ, कैसे इन्वेस्टर्स को लेके आएँ, कैसे लोगों को बढ़ाएँ। तो ये हमेशा इंचार्ज रहता है इस फॉरेन डिवीज़न के लिए। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, हर स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उनके पास जो है ना ये एक्सेस होता है। तो उनको पता है हमारा, क्योंकि हम लोग कंट्रीज़ में जाते हैं, आते हैं, जभी भी हम कंट्रीज़ में जाते हैं उस एम्बेसी से लिंक रहता है। तो उनको पता चलता है भाई स्टेट में कौन-सा है, क्या कर रहे हैं। तो वो हमें अप्रोच करते हैं कि भाई आप बताइए क्या है ना? तो हम लोग उनको लेकर आते हैं। जभी भी फॉरेन उसको लेके आना है, डेलीगेशंस लेके आते हैं, उनको मिलते हैं। जभी भी बाहर से कुछ डेलीगेशन आता है तो हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलते हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं। तो उनको समझ में आता है कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, और इस तरह बहुत कम लोग हैं। इट्स नॉट अ मास, कोई पॉलिटिकल का काम नहीं है कि भाई मास लोग जा रहे हैं, 100-100 200 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, 1000 लोग बैठ रहे हैं, वो सब नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड होता है और वेरी टॉप लेवल का कनेक्शन होता है। तो उसमें जो है ना हम लोगों को ईज़ी हो जाता है, क्योंकि वो एक बार आप काम कर रहे हैं तो उनको पता चलता है काम कर रहे हैं, तो वो खुद बुलाते हैं हमको, और हम लोग जभी भी जो हो ना तो उनके साथ हम लोग इनिशियल के 4-5 साल कैसे थे सर? जब आपने स्टार्ट इनिशियल किया 4-5 साल जो है ना थोड़ा इंडियन चैलेंज इकोनॉमिक था। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? जी, जी, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, थोड़ा चैलेंजेस इनिशियली थे, बिकॉज़ बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो उनको समझाना पड़ा शुरू में, फिर हम लोग उनको कहे चलो साथ चलो आप। जैसे कि नामीबिया में हम गए 2018 में, पहला डेलीगेशन, लोगों को पता नहीं था अरे कि भाई नामीबिया कहाँ है? अब मैप लेंगे, बताएँगे अच्छा यहाँ पर है, पता नहीं, हमने सुना भी नहीं है। हमने कहा भई अब चलो देखो, फिर बाद में हम सोचेंगे।
तो यहाँ से हम वहाँ पे गए, वहाँ जाने के बाद तो लोग इतने खुश हो गए। इट इज़ कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका, नमीबिया। और वहाँ पे पूरा जर्मन ने रूल किया, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश ने और फ्रेंच ने रूल किया, तो जर्मन ने रूल किया। वहाँ पे एक मिनी जर्मनी की तरह अफ्रीकन कंट्री जो जर्मनी की तरह है ना। वहाँ का क्लाइमेट देखिए, वहाँ की जगह देखिए, तो वहाँ के बहुत छोटी कंट्री जहाँ पे 25 लाख पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन इज 2.5 मिलियन, राइट। है ना। तो उन्होंने अपना वो किया हुआ है। तो उसके बाद जो है ना इंडिया से डेलीगेशन गए हुए हैं, अभी 18 डेलीगेशन अब तक हमने वहाँ पे लिया हुआ है। 18 डेली। 18 डेलीगेशन है ना। हर बार जाते हैं तो अपना कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने अपना सेटअप कर लिया है, कुछ लोगों ने अपनी कंपनी बढ़ा दी है, कुछ लोग अपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं फैमिली मेंबर्स को कि भाई आप बिजनेस संभालो उधर। तो इस तरह की नई नई कंट्री, तो हमें अच्छा लगता है कि यार चलो एक बार हमने इनको यहाँ से वहाँ लिया और वहाँ पे बैठ गए। अब ये लोग पता नहीं, देखो 20 साल 30 साल 40 साल बाद एम्पायर खड़ा करेंगे। जैसे आज की डेट में कीनिया देख लो आप, युगांडा देख लो, यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत है, गुजराती पॉपुलेशन। हाँ। हाँ बिल्कुल। जो जब इंडिपेंडेंस के बाद में जब ब्रिटिशर्स क्या क्या इन लोगों ने अलग लोगों को वहाँ वहाँ कर दिया था, उस वक्त क्या हुआ, कीनिया, युगांडा, नैरोबी, यहाँ पे जो है ना इंडियन पॉपुलेशन बहुत है। इवन साउथ अफ्रीका में भी देख लो आप, है ना। ये सब लोगों ने वहाँ पे बेस बना लिया है। मतलब 140 करोड़ तो हम इंडिया में है। इंडिया में है, अरे बाहर कितने हैं? बहुत वर्ल्ड में कितने हैं? मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आप देखो तो मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ होंगे ना? पता है 20 करोड़ तक है। 20 करोड़ हो। हाँ, इंडियन ओरिजिन। उन्होंने अभी वहाँ पे सिटीजनशिप ले ली है, हाँ। बट ओरिजिन इंडियन है। उसमें अब दो हैं, एक तो ये है कि एनआरए होते हैं जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, अभी भी इंडियन पासपोर्ट है, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है। दूसरे वो है कि इंडियन ओरिजिन है, जैसे कि आप ऐसी जगह देख लो, सूरीनाम, फिजी, गयाना, ये लोग जो है ना वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं। और वहाँ पे जो है ना डच भी बोलते हैं, क्योंकि दे आर डच सिटीजन्स की सिटीजनशिप डच की है। जैसे सूरीनाम है, जिसका मैं कॉन्सुलेट जनरल रहा हूँ, सूरीनाम नाम की कंट्री का मैं कॉन्सुलेट। सूरीनाम। सूरीनाम गयाना के बगल में आता है। ओके। और वहाँ पे जो है ना आपका 35% इज द हिंदू पॉपुलेशन, हाँ। है ना। और वहाँ के प्रेसिडेंट ने जब प्रेसिडेंट ओथ लिया था तो उन्होंने श्लोक वो पढ़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी काफ़ी खुश हो गए थे और बड़ा वो हो गया था कि भाई पहला फॉरेन प्रेसिडेंट है जितने इंडियन श्लोक पढ़ के अपना ओथ सेरेमनी लिया। तो वहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं। और वो लोग गए थे बहुत पहले, मतलब 18 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में, जब लोग यहाँ से वहाँ गए थे, जब ब्रिटिशर्स को चाहिए था स्ट्रांग पीपल टू वर्क शुगर प्लांटेशंस में, तो गयाना, सूरीनाम, फिजी, यहाँ पे सब गए थे। तो ये लोग अब वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये लोगों ने वहाँ पे पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, प्रेसिडेंसी है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। बट दे डोंट कॉल देमसेल्व्स एज इंडियंस, दे कॉल देम एज इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन है बट सिटीजन है वहाँ की, उनकी अपनी नेशनलिटी है, वहाँ की ओरिजिन्स रखते हैं वो लोग। अब जैसे देखिए आपके दीपक, अपने ऋषि सुनक है, ही इज इंडियन ओरिजिन, ही इज नॉट इंडियन बट ही इज इंडियन ओरिजिन। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं इंडियन मार्क बनाए हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की कौन सी जो पॉलिसी है वो आपको आउटडेटेड लगती है, जो चेंज होनी चाहिए एज ए फॉर ट्रेड के लिए? देख ट्रेड के लिए बहुत सारी, देखिए एक तो पीएसयूज जो है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये तो अच्छा काम है। इस गवर्नमेंट ने ना 2014 के बाद में एक भी नया पीएसयू नहीं बनाया, ठीक है। और उल्टा जितने पीएसयूज थे उसको उन्होंने साइड कर दिया, बिकॉज ये ना दीज आर लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस पीएसयूज, है ना। ठीक है, जो उस वक्त ठीक था जब वो रेवोल्यूशन चला था, रिफॉर्म्स चले थे, तो बनाया हुआ था, वो टाइम पे जरूरत थी। लेकिन ये क्या है ना, ये ड्रेन है पब्लिक एक्सटेकर के ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर ड्रेन है, लॉस मेकिंग बना रहे हैं। भाई आप एचएमटी वाले ट्रैक्टर बना रहे हैं, एचएमटी वाले वॉच बना रहे हैं, क्या जरूरत है आपको वॉच बनाने की, जबकि आपको वॉच बना रहे हैं टाइटन वाले बना रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं जो वॉच बना सकते हैं। आप गवर्नमेंट को क्या जरूरत है वॉच बनाने की? सही बात है। गवर्नमेंट को क्या जरूरत है ट्रैक्टर बनाने की? हाँ। है ना, ट्रैक्टर बनाते थे, एचएमटी ट्रैक्टर्स फेल हो गए, है ना। एयर इंडिया थी, फेल हो गई, है ना। आज की डेट पोस्ट ऑफिस जो है फेलियर प्रोडक्ट है, वो फेल प्रोडक्ट है, हाँ। क्योंकि प्राइवेट कोरियर कंपनीज आर डूइंग वेल। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए, फेलियर है। आप जितनी भी स्टेट कॉर्पोरेशन बसेस देख लिए, फेल है, बट जबकि प्राइवेट जो बसेस हैं वो सक्सेसफुल है ना। गवर्नमेंट को बिजनेस से ही आना चाहिए। सबसे बड़ी पॉलिसी है कि द गवर्नमेंट्स बिजनेस इज नॉट टू डू बिजनेस, हाँ। ठीक है ना। सबसे बड़ी पॉलिसी है जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएसए ये फॉलो करते हैं, है ना। ये इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी नहीं है। तो हमारा काम ये है कि वी फोकस ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। हम ये कहते हैं कि कैसे हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी स्ट्रांग करें, कैसे हम कैपिटलिस्ट प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रांग करें। प्राइवेट सेक्टर जब स्ट्रांग होता है तभी कंट्री आगे बढ़ सकती है। आप देखिए आज यूएस की इकोनॉमी क्या है, आपकी यूएस इकोनॉमी में माइक्रोसॉफ्ट है ना, ट्विटर है, एलॉन मस्क है, ट्रम्प इज ऑल्सो ए कैपिटलिस्ट, है ना। प्राइवेट सेक्टर में है लोग, तो प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि भाई हमें काम करना है तो हमें आगे बढ़ना है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, यार काम करो ना करो हमको तनख्वाह मिल जाएगी, हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो ये एटीट्यूड जो है ना चेंज होना चाहिए। तो ये अब चेंज हो रहा है इंडिया में धीरे धीरे करके। आप जो बता रहे जो एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड है, ये बहुत अच्छी बात है। भाई कुछ भी करो, आप पान की दुकान लगाओ, आप चाय की दुकान लगा लो, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर बनो तो उसमें क्या रहेगा, आपको एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है हमेशा, है ना। आप हमेशा जागे रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, आप काम करेंगे, है ना। आपको देखने के लिए एक डायरेक्शन है। आप गवर्नमेंट में आपको कोई डायरेक्शन नहीं है आपको, मतलब आप बैठे रहोगे, आपको ये कि भाई मुझे 25 साल बाद पेंशन मिलनी है, मैं क्यों करूँ काम, है ना। चुपचाप रहूंगा, टाइम पास करूंगा, 20-25 साल बाद मुझे पेंशन मिलेगी। तो ये एटीट्यूड जो है ना थोड़ा सा ये। और मुझे लगता है कि देखिए पीएसयू को तो बनाया नहीं, पीएसयू को
जबकि इंडिया में 113 यूनिकॉर्न बने हुए हैं। यूनिकॉर्न इज इक्वल टू $1 बिलियन दिस थिंग। तो इस तरह के बहुत सारे बने हैं। आप देख लीजिए कितने बन गए हैं अभी, बहुत सारे आपके सामने ही हैं, है ना? तो व्हाई दे आर मेकिंग इज बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशनल फैक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग यही करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बिजनेसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, और इनको जो है ना काम जल्दी-जल्दी होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, और एक मोटिवेशनल लेवल होता है उनका। करेक्ट करेक्ट, पर इंडिया के अंदर तो हर नेता एक बिजनेसमैन ही है सर। हाँ, बिल्कुल। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, इंडिया में नेतागिरी और पॉलिटिकल जो है ना एक रेवेन्यू मॉडल है। रेवेन्यू। इंडिया के लिए रेवेन्यू मॉडल है। आप बाहर रेवेन्यू मॉडल नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है ना? वो आपको सैलरी मिलेगी, जैसे सिंगापुर में है, आपको मतलब $30,000 मिलेंगे महीने के। आप चाहो तो घर में रहो, आप बिल्डिंग में रहो, होटल में रहो, हम आपको घर नहीं देंगे, हम आपको सैलरी देंगे। आप जहाँ रहना आप रह सकते हो। तो उसमें क्या होगा ना कि आपका एक अपना वो है, स्ट्रक्चर करेक्ट। है ना? तो इस तरह से करने से क्या होगा, यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल हो गया। भई ठीक है, भई कितने लोग आ रहे हैं, आज हमारी मीटिंग होने वाली है, बताओ कितने वर्कर को लेके आ रहे हो? वो आदमी जाएगा, जिसको मोटिवेशन है, वो जाके अपनी गाड़ी में भर के लोगों को लेकर आ जाएगा। चाहे उनको पता हो ना हो कि भई कौन बोल रहा है स्पीच में, चाहे राहुल गांधी बोल रहे हैं या नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं या कौन बोल रहा है, उनको पता नहीं है, लेकिन वो आ जाते हैं। उनको आ जाते हैं क्योंकि उनको गाड़ी में भर के लेके आके इधर रखा जाता है। वो मॉडल होता है कि भई इतने लोगों को मैं ले आऊँगा, मेरे 1000 लोग हैं, एक आदमी का मेरे को 500 दो, तो मैं उनको खाना खिलाऊँगा, बिरयानी खिलाऊँगा और उधर लेके बिठाऊँगा, फिर उनको जगह पे छोड़ दूँगा। तो मैं गाड़ी लूँगा, अपनी गाड़ी लाऊँगा, फिर उनको अपना लाऊँगा, खाना खिलाऊँगा, भेज दूँगा। तो मेरा अपना मॉडल है। तो ये अलग अपना रेवेन्यू मॉडल है, इंडिया में ये एक अलग चल रहा है, एक पैरेलल। उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इंडिया में ये सब चलेगा तो रहेगा ही। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फ्लेवर्स, हाँ। है ना? बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, डाइवर्सिटी है। तो ये सब फ्लेवर में ये भी एक फ्लेवर है, वो चलेगा। पॉलिटिकल व्हिच इज़ रेवेन्यू मॉडल विल गो ऑन। जब तक गरीबी है, जब तक गरीबों के साथ जो भी गवर्नमेंट साथ देती है या साथ देने का वो एक वादा करती है, तो ये सब चलता रहेगा फिर। उसी की वजह से चल रहा है। उसी की वजह से जिस दिन ये बंद होगा उस दिन शायद ये बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद हो सकता है, बिल्कुल। तो उनको एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करनी चाहिए, उनको एजुकेशन देना चाहिए। जो सही पॉलिटिशियन आएँगे, अगर उनको बोलेंगे यार आप पढ़ाई करो, आपको एजुकेशन लो, आप काम सीखो, अगर ये सब करते हैं तो वो लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है। बट एक ये है कि एजेंडा होता है कुछ लोगों का कि भई उनको वहीं रखा जाए, उनको एजुकेशन ना दिया जाए, उनको जो है ना मोटिवेट ना किया जाए, वैसे ही ठीक है वो। करेक्ट सर। है ना? तो ये तो है, अब देखेंगे हम काम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम इसी के कैसे हम मोटिवेट करें। डॉक्टर आसिफ सर, बहुत मज़ा आ गया आपके साथ बात आगे सर। और आज आपने दोनों बातें छेड़ दी, दोनों बातें। एक तो एंटरप्रेन्योर वाली बात मेरे को काफ़ी पसंद है, दूसरी जो नेता जो कर रहे हैं जी, भी छेड़ दी आपने, वो भी मुझे बहुत पसंद है। जी, जी, जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात एजुकेशन। जी, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो जो हम वीडियो देखते हैं आजकल, जी, जी, क्या बच्चे क्या बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात कर रहे हैं, वो जी। बिल्कुल, देखिए एजुकेशन में अगर यूथ जो है ना इसको सही तरीके से यूज़ कर सकती है। अब देखिए बहुत सारे लोग अपना टाइम निकालते हैं, जितने भी यूट्यूब है, रील्स है, ये इंस्टाग्राम, ये सब देखते हैं। उसमें बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट होता है। अगर वो एजुकेशनल कंटेंट पे फ़ोकस करें ना, उसी में बहुत सारी एजुकेशन मिलेगी बस। उनको, बहुत नॉलेज मिलेगी। आपको यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यूके यूनिवर्सिटी हैं, जो कोर्सेज़ देती है। आपको 3-3 दिन का कोर्स होता है, कोर्सेरा करके जो आपकी वेबसाइट्स हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको कोर्स उनको दिया जाता है और वो सीख सकते हैं, आप काम सीख सकते हैं उसपे। आप जो भी काम सीखना चाहते हैं यूट्यूब पे जाइए, आपको बहुत सारा मिलेगा सीखने के लिए। तो लोग थोड़ा फ़ोकस उस पे करें, तो अपना काम सीख लें। मैं बता रहा हूँ, ये इस पॉडकास्ट मतलब ये अगर जो आप काम कर रहे हो यही करोड़ों लोगों को नहीं पता होगा जी, बिल्कुल। कि ये होता कैसे है। जी, जी, जी। तो आज अपन ने पॉडकास्ट बना दिया सर उन लोगों के, और ये सदाबहार पॉडकास्ट रहेगा हमेशा। बिल्कुल, और ये ये पॉडकास्ट हम भी लोगों को पहुँचे और यूज़ करें उसको, और हमें किस तरह उनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट करें। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गनाइजेशंस हैं जो चाहते हैं हम काम करें, आपको हैंड होल्ड करें, और अगर वो आएँ तो वी आर मोर देन हैप्पी। तो क्योंकि हमें भी सैटिस्फैक्शन मिलती है, ताकि और जितने ज़्यादा लोग मोटिवेट हो जाएँ, उतने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, उतने एंटरप्रेन्योर्स बन जाएँगे। फिर हमारा भी जो विकसित भारत का जो एक डायरेक्शन है, उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा एजुकेशन में कुछ करेंगे। जी, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर, फॉर थैंक कमिंग यू ऑन दिस सर। पॉडकास्ट एंड थैंक यू सर, काफी थैंक यू सर।